न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह बहुत डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी हुमैरा शेयर कर रही हैं। हुमैरा कहती हैं आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। मैं अपने बड़े भाई के साथ समंदरी से सियालकोट जा रही थी। हम लोग एक लोकल बस पर सफ़र कर रहे थे। रास्ते में बस एक स्टेशन पर रुकी। मुझे वॉशरूम जाना था तो मैंने अपने भाई से ये कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। भाई ने स्टेशन से पता किया तो वहाँ पर जो वॉशरूम थे वो ख़राब थे। तभी थोड़े ही फासले पर वहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट था। उसका पता चला तो भाई ने मुझे कहा कि पब्लिक टॉयलेट है, वहाँ पर मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैं भाई के साथ वहाँ पर चली गई। जैसे ही वो जो पब्लिक टॉयलेट वाला एरिया था, मैंने उसका दरवाज़ा खोला। जैसे मैं अंदर दाखिल हुई, मैंने वहाँ पर एक अजीबोगरीब मखलूक को देखा। मुझे नहीं पता वो कोई जानवर था या वो क्या था। आज तक मेरे ज़हन में वो उसका पहला जो हुलिया था वो समझ में नहीं आता। उसका बिल्कुल छोटा सा कद था, थोड़ा सा झुका हुआ, जैसे कमर से कुछ बाहर निकला हुआ था और बहुत लंबे बाल थे। आगे जो चेहरा था वो इंसान नुमा था और वो वहाँ पर टूटे हुए जो बाथरूम का हिस्सा था वो वहाँ पर खड़ा हुआ था। जैसे मैं बाथरूम में दाखिल हुई, एकदम से वो बड़ी तेज़ी के साथ, हवा जैसी तेज़ी के साथ, जैसे मेरी टांगों के पास से गुजरा और गायब हो गया। मैंने एकदम चीख मारी और मैं पीछे हटी तो कुछ भी नहीं था। मैं चीख मारकर बाहर निकली। मैंने भाई से कहा कि यहाँ पर कुछ है। भाई ने दरवाज़ा खोलकर देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। भाई ने कहा कि तुम वहम कर रही हो, कहीं कुछ भी नहीं है, जल्दी से वॉशरूम से हो लो इससे पहले कि बस जाने का टाइम हो जाए। मैं डरती डरती वॉशरूम गई। बस मैं वॉशरूम से जैसे बाहर निकली, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। मेरे कंधे बहुत भारी हो चुके थे और मेरे एक एक पाँव इतना वज़नी था कि मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। मेरे भाई मुझे बार बार कह रहे थे, इतना आहिस्ता क्यों चल रही हो, जल्दी चलो। बस वाला बार बार हॉर्न बजा रहा था। खैर जैसे कैसे करके मैं बस के पास पहुंची। मेरी तबीयत अभी भी ख़राब थी। भाई ने देखा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। भाई ने जल्दी से वहीं से सामने कैंटीन से एक जूस लिया और मुझे दिया। मैंने जूस भी पिया, फिर भी मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी। कुछ देर में आंखें बंद करके सीट पर बैठी रही। बस चल रही थी। तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद बस एक और जगह पर रुकी। कोई बस स्टॉप तो नहीं था, कोई वीरान सी जगह लग रही थी। वहाँ से बस में कुछ मुसाफिर सवार हुए। एकदम से बस में ढेर सारे आदमी चढ़ने लग गए, 5-6 आदमियों के साथ। सबसे पीछे एक और आदमी था। वो बहुत ज़्यादा डरावना था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, बिखरे हुए, काला स्याह चेहरा था, सुर्ख रंग की आंखें थीं। कपड़ों का रंग बिल्कुल डार्क ग्रे सा था। उन आदमियों के साथ होता हुआ बिल्कुल मेरी सीट के सामने आकर खड़ा हो गया। वो बड़ी भयानक नज़रों से मुझे देख रहा था। उस आदमी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मैंने एकदम से अपनी आंखें बंद कर लीं। पता नहीं मेरे दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया कि ये आदमी कौन है। तभी एकदम से मैंने आंखें खोली तो वहाँ पर वो आदमी नहीं था, वो गायब हो चुका था। बाकी के सभी आदमी वहीं पर थे। मैंने पूरी बस में पीछे तक देखा, वो आदमी कहीं पर नहीं था। मैंने भाई से कहा, भाई अभी यहाँ पर एक आदमी खड़ा था, वो कहाँ गया? भाई ने कहा, क्या मतलब, तुम क्यों पूछ रही हो उस आदमी का? मैंने कहा कि नहीं, बस मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, अभी यहाँ पर एक आदमी अजीब सा खड़ा था। भाई ने कहा, नहीं यहाँ पर तो कोई भी नहीं खड़ा था। अभी जितने भी मुसाफिर सवार हुए थे उनमें से तो 2-3 ही आदमी थे जो पीछे बैठ गए हैं। अब मुझे एक अजीब सा दिमाग में खौफ सवार हो गया कि वो गायब कैसे हो सकता है और इतने भयानक चेहरे वाला शख्स सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दिया। अभी भी मेरा वही हाल था, बोझल दिमाग, कानों में जैसे बहुत आंधियाँ सी चल रही हैं।
یہاں تک کہ ہم لوگ سیالکوٹ پہنچ گئے۔ بس کے سارے مسافر اتر گئے، وہ بھیانک چہرے والا کہیں بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ سیالکوٹ اپنے گھر واپس آئے۔ سمندری ہم لوگ اپنے ماموں کے گھر گئے ہوئے تھے۔ گھر پہنچ کر میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ امی نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں صحت دے گا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شام کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ ابھی بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے بخار ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ ایک دم سے میرے چہرے کے اوپر بہت زیادہ جیسے پانی کے چھینٹے آئے۔ میری آنکھ کھل گئی، چہرے پر میں نے ہاتھ مارا تو عجیب و غریب طرح سے جیسے بہت گندی اسمیل والا پانی تھا۔ میں نے دیکھا کہ بند کمرے میں میرے اوپر پانی کیسے آ گیا۔ میں جلدی سے بھاگتے ہوئی شیشے کے سامنے گئی۔ جیسے آئینے کے سامنے میں نے اپنا چہرہ کیا، میرے چہرے کے اوپر سرخ نشان پڑ چکے تھے، جہاں جہاں پانی کے وہ چھینٹے آئے تھے۔ میں بہت غور سے اپنا چہرہ دیکھنے لگ گئی۔ تبھی مجھے ایسا لگا کہ میرے آئینے کے پیچھے سے ایک پرچھائی گزری ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے لائٹ جلائی تو میرے چہرے پر سرخ سرخ نشان تھے۔ میں نے امی کو جا کے بتایا، امی نے بھی دیکھا۔ میں نے 2 سے 3 بار اپنا چہرہ دھویا۔ ہلکی ہلکی چہرے پر خارش شروع ہو گئی۔ کمرے میں نہ تو کوئی چھپکلی تھی، نہ ہی کچھ ایسا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ چھینٹے کہاں سے آئے؟ اسی رات کی بات ہے، میں امی کے ساتھ کچن میں کھڑی تھی، رات 11 بجے۔ مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا، کچن بند کیا، امی ابھی کچن میں تھی تو میں برآمدے میں چلتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف آنے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے جیسے کالے رنگ کا کتا ہررا رہا ہے، باقاعدہ کالے رنگ کا سایہ بھی نظر آیا۔ میں خوف سے چیخ مار کے پیچھے ہٹی اور میں نے شور مچانا شروع کر دی، یہاں پر کتا ہے۔ امی بھاگی بھاگی باہر آئی، کہاں پر کتا آ گیا، گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ گیٹ بند تھا لیکن کتے کے گھرانے کی آواز آ رہی تھی۔ اب یہ معمول بن گیا، جیسے ہی رات کا ٹائم ہوتا تھا مجھے کتے کے گھرانے کی آواز آتی تھی، اور باقاعدہ ایک لمحے کے لیے ایسا لگتا تھا کہ میرے پیچھے یا میرے ساتھ کالے رنگ کا کتا ہے۔ میں بہت ڈرنے لگ گئی۔ خواب میں وہی بھیانک چہرے والا آدمی جس کو میں نے بس میں دیکھا تھا، اسی ٹوٹے ہوئے باتھ روم میں مجھے نظر آتا ہے جو پبلک ٹوائلٹ تھا، اور وہ وہاں پر جس طرح سے مجھے عجیب و غریب آوازیں نکال کر اپنے پاس بلاتا ہے۔ میں بہت بیمار رہنے لگی۔ اس واقعے کو 6-7 دن گزر گئے تھے۔ گھر والے کہتے تھے کہ میرا وہم ہے، لیکن ایک دن میرے ابو نے کہا کہ نہیں، یہ محض وہم نہیں ہے، سائے جنات بھی دنیا پر ہیں، بھوت پریت کے اثرات بھی ہو جاتے ہیں، تم مانو یا نہ مانو، ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے بھی اسے سوئے ہوئے عجیب و غریب شکلیں بناتے ہوئے دیکھا ہے۔ کل دوپہر کو جب یہ کمرے میں سوئی ہوئی تھی تو میں اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو مجھے ایک بھاری سی آواز سنائی تھی۔ جیسے میں نے اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو یہ سوئی ہوئی اپنے بہت خوفناک چہرے بنا رہی تھی۔ میں نے اسی ٹائم اپنے ایک دوست کو فون کیا تھا، اس نے مجھے ایک بزرگ کا بتایا ہے، آج میں اس کو لے کر وہاں پر جاؤں گا۔ ابو نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو، امی نے کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ میرے امی ابو مجھے لے کر ان بزرگ کے پاس گئے۔ جیسے انہوں نے دم کرنا شروع کیا، میرے جسم میں اتنا درد شروع ہو گیا کہ میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنے سارے لوگوں میں بیٹھی ہوں۔ بس مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دماغ یا میرے کان پھٹ جائیں گے، اور میرے ہاتھ پیر کوئی پوری طرح سے ان کو بہت زیادہ فولڈ کر رہا ہے، جیسے یہ بھی ٹوٹ جائیں گے۔ مروڑنے لگ گیا جیسے میرے ہاتھ پیروں کو کوئی۔ تبھی ان عامل نے پڑھائی کی۔ جب انہوں نے پڑھائی بند کی تو میں نے رونا شروع کر دیا، بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس مخلوق کی حاضری کروائی میرے اوپر۔ روتے روتے میری آواز بدل گئی، اور میری آواز میں ایک بھیانک مرد بولنے لگ گیا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہی مخلوق ہوں جو اس پبلک ٹوائلٹ میں رہتا ہوں، ایک خبیث ناپاک جن جو اپنے اصل روپ میں وہاں پر موجود تھا جب میں وہاں پر گئی۔ بھاگتا بھاگتا جب وہ میرے ٹانگوں کے پاس آ کر غائب ہوا، اسی وقت وہ میرے اوپر اپنا بسیرا کر چکا تھا۔ پھر وہ بھیانک انسانی روپ میں بھی میرے سامنے آیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ابھی 2 دن پہلے ہی
जैसे ही मैं देखती थी कि काले रंग का कुत्ता मेरे पीछे चलता है, ऐसे ही मैंने उस भयानक चेहरे वाले आदमी को भी देखा था। जिस तरह से वो हम लोगों की सीन के जो गैलरी थी, गेट वाली गैलरी के पास से, वैसे ही दोनों हाथों और पैरों पर जानवरों की तरह रेंगता हुआ मेरे पास आ रहा था। मैं बहुत डर गई थी। मैंने ये भी सब बताया। उसने कहा कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जो कोई भी उस बाथरूम में आता है, मैं उस पर अपना बसेरा कर लेता हूँ। वो जगह बहुत मशहूर है और ये नौजवान कुंवारी लड़की जब वहाँ पर आई तो मैं इस पर आशिक हो गया। अब मैं इसको अपने साथ लेकर ही जाऊँगा, मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुमने मुझे इससे दूर किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को भी मार दूंगा। ये बाकायदा मैं सब बोल रही थी। मेरे अम्मी अब्बू भी बताते हैं कि मेरी आवाज़ बदल गई थी। उन बुजुर्गों ने बताया कि आपकी बेटी के ऊपर एक नापाक खबीस जिन का बसेरा हो चुका है, जो इस पब्लिक टॉयलेट से इसके पीछे लगा है। इसकी ज़िंदगी तक भी ख़तरे में है। अभी तो वो काले कुत्ते के रूप में घुर्राता है, इसके पीछे आता है, लेकिन अगर वो इसके सामने आने लगे तो इसको दौरे पड़ने लग जाएंगे, फिर बहुत बुरे हाल भी हो सकते हैं। इसका बरवक्त तोड़ करना होगा। उन्होंने कुछ अमलियात बताए। पता नहीं कितने किलो उन्होंने गोश्त मंगवाया, बकरे के सर मंगवाए, उस पर उन्होंने अमल किए और मेरे हाथ से रात 12 बजे कब्रिस्तान में भी फेंकवाए, क्योंकि वो मखलूक मेरे पीछे लग गई थी। फिर भी कुछ अरसा मुझे उसने डराना बंद किया। कुछ अरसे के बाद वो फिर से वही हाल होने लग गया। वो फिर से मेरे सामने अब वो असल चेहरे में ज़ाहिर होने लग गया। उन दिनों में हमारे यहाँ हम लोगों की जो मेड काम करती थी वो क्रिश्चियन थी। उसने कहा कि आपकी बेटी पर किसी मखलूक का साया है। हम लोगों के बस्ती में एक जादूगर है, वो जिन्नात निकालता है, और मैंने ये सुना है कि जो भी जितना भी सख्त जिन हो वो निकाल लेता है। अब अपनी बेटी को एक बार उसके पास भी लेकर जाएं। अम्मी ने कहा कि तुम अगर बात करो और उसको हमारे घर ले आओ। अब्बू ने भी कहा। उसने जब जाकर बात की तो अगले दिन वो आमिल उसके साथ ही आ गया। आते साथ ही उसने उस मखलूक को पहचान लिया और उसने कहा कि ये ऐसे नहीं निकलेगा, ये खबीस जिन है, नापाक जिन है। फिर उस जादूगर ने हम लोगों के सहन में मुझे नंगे सर और नंगे पाँव खड़ा कर दिया। मगरिब का टाइम था। उसने मेरे चारों तरफ बहुत ज़्यादा अगरबत्तियाँ जलाईं, उनका धुआं और खुशबू भर दी। मेरे घर वालों को घर के अंदर रहने को कहा, सिर्फ मेरे अब्बू बाहर थे। वहाँ पर उसने लोबान और गूगल लेकर आग जलाई और उसके धुएं के पास भी अगरबत्तियाँ रख दी। उसके ऊपर उसने कोई पढ़ाई करनी शुरू कर दी। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और एक बहुत तेज़ हवा जैसा तेज़ हेवला मेरे कमरे से निकलकर बहुत तेज़ी के साथ सीढ़ियों से भागता हुआ ऊपर चला गया। उसी वक्त मैं वहाँ पर गिरी और बेहोश हो गई। मेरे अब्बू ने मुझे उठाया। तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे होश आया। मुझे अपना जिस्म हल्का फुल्का महसूस हो रहा था, कंधों से जैसे बोझ भी हट गया था। मुझे जादूगर ने ये कहा कि कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से निकाल लेते हैं। ये भी उनमें से ही एक था। उसने उसका नाम भी बताया। पता नहीं उसका नाम क्या था, जिब्लीस टाइप उसका कोई नाम था जो मेरे ऊपर आया हुआ था। फिर उसने कहा कि दोबारा गलती से भी तकरीबन 41 दिन तक इस लड़की को उस सफ़र के रास्ते पर भी नहीं जाना। अगर ये गई तो फिर वो इसकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर देगा। मुझे 3 साल तक मैंने कभी समंदरी जाने का नाम ही नहीं लिया। यहाँ तक कि 3 साल के बाद भी मैंने फिर वो बुज़ुर्ग थे उनके पास गई, उनसे एक हिफाजत का तावीज़ लिया जिन्होंने पहले मेरे ऊपर अमल किया था। उस तावीज़ के बाद 3-3.5 साल के बाद मेरे कज़न की शादी थी। फिर हम लोग गए, लेकिन हम लोग अपनी गाड़ी पर गए थे। हम लोग लोकल बसेस पर गए ही नहीं कि हमें उन रूट्स या उन रास्तों पर जाना पड़े। मैंने बहुत मुश्किल टाइम देखा। अल्लाह का शुक्र है अब मैं ठीक हूँ, लेकिन जब भी मुझे वो सारी बातें याद आती हैं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, कभी भी पब्लिक टॉयलेट्स में जाने से पहले या तो बाथरूम में जो जाने की दुआ होती है वो पढ़ लेनी चाहिए। मेरी गलती थी, मैंने नहीं पढ़ी थी। या वहाँ पर नॉक करके खांस कर इजाज़त लेकर जाएं।
ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہاں پر کون سی مخلوق ہوتی ہے، اور بیت الخلاء میں تو ویسے بھی شیاطین اور خبیث ناپاک جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے خوف میں وہ دن گزارے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ حمیرہ آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر انشاءاللہ اب عید کے بعد ریگولر سٹوریز آئیں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ میرے چینل کی سٹوریز کو آپ پسند کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔